तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया वीडियो। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो जो लोग सिविल के बच्चे हैं या फिर मैकेनिकल के बच्चे हैं, उन लोगों को भली भांति पता होगा कि ये जो सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसे हम लोग सोम भी बोलते हैं, तो यह वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है हमारे इंजीनियरिंग का, जो लोग सिविल के हैं या मैकेनिकल के हैं। तो जो लोग इसके अलावा अदर ब्रांच के हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आप दूसरे ब्रांच से हैं तो इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, और अगर आपको इच्छा है कि यह सब्जेक्ट सीखे तो आप बने रहे इस वीडियो पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो शुरू से, तो वो लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोग ने कभी भी इस तरह के वीडियो को अपलोड नहीं किया है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आज से हम लोग एक नया सब्जेक्ट को स्टार्ट करें जो कि सिविल इंजीनियरिंग का है, और आगे से हमारे इस वीडियो पे हमेशा ही सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ाएंगे धीरे धीरे करके। तो फिलहाल अभी मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को स्टार्ट किया है, और इसकी लेक्चर आपको रेगुलरली मिलती रहेगी इस सब्जेक्ट की। तो आप लोग इस चैनल पे बने रहें, और अगर वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर कर दे ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैंने पहले ही बताया है कि यह सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, आप लोग हमेशा क्या करते हो, सब्जेक्ट के बारे में नहीं समझकर, मतलब सब्जेक्ट को कभी आप लोग समझने की कोशिश ही नहीं करते कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट जो है यह क्यों बना है, मतलब हम लोग इसमें क्या पढ़ते हैं। आप लोग जस्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल देख के जस्ट चैप्टर को में घुस जाते हो और चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर देते हो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से, ठीक है। तो मेरी शिकायत यही रहती है लोगों से कि आप लोग पहले सब्जेक्ट के बारे में तो जानो कि यह सब्जेक्ट है तो क्यों है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, हम लोग क्यों पढ़ते हैं इस सब्जेक्ट को। जो लोग बीटेक वाले हैं, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उन लोगों को भली भांति पता होगा कि हम लोग अपने फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सॉलिड मैकेनिक्स। तो यह सब्जेक्ट भी क्यों पढ़ते हैं हम लोग, तो एक्चुअली डिफरेंस यह है कि सॉलिड मैकेनिक्स जो हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग यह पढ़ते हैं कि कोई भी जो बॉडी है उसमें, उस बॉडी पे जो जितने भी तरह के फोर्सेस लगे होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उस फोर्सेस के बारे में हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं कि किस किस तरह का फोर्स लगा हुआ है। पर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोग यह पढ़ते हैं कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगा हुआ है तो उस फोर्स के कारण उस बॉडी में किस तरह का चेंजिंग होगा, या बॉडी के बिहेवियर में किस तरह का चेंज होगा। तो हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में इसी बारे में पढ़ते हैं। सपोज मान लीजिए कि यह मार्कर है, इस पर मैं लोड लगा रहा हूँ, तो ये डिफॉर्म होने की कोशिश करेगी। तो डिफॉर्म होने की कोशिश करेगी, या मान लो कि इसे मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो यह डिफॉर्म होगी। तो इस बॉडी में क्या क्या चेंजिंग हो रहा है उसके बारे में हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ते हैं। सपोज अगर किसी बॉडी पे लोड लग रहा है तो वह डिफ्लेक्ट होगा, तो हम लोग डिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। या फिर उसके एसएफडी या बीएमडी मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को पढ़ते हैं कि इस बॉडी में उस लोड के कारण कि किस किस जगह पे और कितना बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप्ड हो रहा है, तो उसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो मेनली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोग इसी चीज़ को पढ़ते हैं कि फोर्स अगर किसी बॉडी पे लगता है तो उसके बिहेवियर में क्या क्या चेंजिंग होता है, तो इस बारे में हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेनली मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आज का जो टॉपिक है मेरा, वो मैं एसएफडी और बीएमडी होगा। मैं एसएफडी और बीएमडी स्टार्ट कराऊंगा। तो दोस्तों, एसएफडी और बीएमडी के बारे में बात करने से पहले आप लोगों को पता ही होगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। एसएफडी मतलब होता है शेयर फोर्स डायग्राम, और बीएमडी मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि मैं डायरेक्टली एसएफडी और बीएमडी से स्टार्ट करूंगा, तो ऐसा नहीं है। इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं फोर्स पे शिफ्ट करना चाहूँगा कि फोर्स के बारे में पढ़ ले या लोड के बारे में पढ़ ले। पहले हम लोग को यह जानना पड़ेगा कि लोड कितने तरह की होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग टाइप ऑफ लोड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग मुझे एक बात बताओ कि टाइप ऑफ लोड और फोर्स, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने दो चीज़ लिखा है। तो
पहले हम लोगों को इस चीज़ के बारे में जानने से पहले हमें यह इसका डिफरेंस जानना पड़ेगा कि फोर्स जो होते हैं और लोड जो होते हैं उसमें डिफरेंस क्या होता है। आप लोगों को पता है? मैं बताता हूँ। फोर्स और लोड में डिफरेंस क्या है। फोर्स जो होता है हमारा, वह किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है। मान लीजिए कोई बॉडी है, मान लीजिए मेरे पास ये बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है, तो इस बॉडी के इस पोर्शन पे भी फोर्स लग सकता है, इस पोर्शन पे भी फोर्स लग सकता है, इस पोर्शन पे भी फोर्स लग सकता है, इस पोर्शन पे भी, मतलब किसी भी डायरेक्शन में हमारा फोर्स जो है वह किसी भी बॉडी पे एक्ट कर सकता है। पर जब लोड की बात करें तो लोड जो होगा वह हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। किसी भी बॉडी के, मान लीजिए कि ये, इस बॉक्स को मत देखो, मैं जो बता रहा हूँ उसे देखो। तो मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, तो लोड की बात करें तो लोड हमेशा क्या होगा, वर्टिकल लगेगा, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। पर फोर्स की बात करें तो वो डाउनवर्ड भी लग सकता है, इस तरफ भी लग सकता है, इस तरफ भी लग सकता है, किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है, ठीक है। तो आई होप शायद आपको लोड और फोर्स के बारे में डिफरेंस पता चल गया होगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली लोगों को नहीं पता होता है कि फोर्स और लोड में क्या डिफरेंस है। अब टाइप ऑफ लोड की बात करें तो इस सब्जेक्ट में यह जो पॉइंट है ना, यह जो टॉपिक है ना, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आपको एसएफडी और बीएमडी बनाने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ लोडिंग से आपको गुजरना पड़ता है, मतलब डील करना पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि टाइप ऑफ लोड क्या क्या होते हैं। तो मैं पहले नंबर पे बात करूं तो आपको जो पहले नंबर पे लोड आएंगे वो पॉइंट लोड आएगा। तो पॉइंट लोड कैसा होता है, जस्ट मान लीजिए ये मेरा बीम है, ठीक है, यह मेरा बीम है और उस पे एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक लोड लग रहा है जो कि डाउनवर्ड है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, W किलो न्यूटन। तो ये जो लोड लग रहा है ना वर्टिकली, यह हो गया पॉइंट लोड। मैं इस चीज़ को आगे एक्सप्लेन करूंगा कि बीम है तो ये चीज़ क्या है, ये कहाँ से आ गया, ये दो चीज़ ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि ऐसा हम लोग क्यों लिखते हैं, मतलब यह बीम अगर होता है उस पर लोड लगता है तो ये चीज़ हम लोग क्यों लिखते हैं, ठीक है, ये चीज़ क्यों दिया जाता है, ये हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल हम लोग लोड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो लोड के बारे में जान ले कि पॉइंट लोड क्या होता है। ये मान लीजिए मेरा बीम है, कोई भी बीम है, ठीक है, उस पर जो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो लोड लग रहा है ना, वो पॉइंट लोड होता है। हमारा जो दूसरे नंबर पे जो लोड आता है वह है UDL, जिसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड भी बोलते हैं। अब ये कैसा होता है देखने में, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जैसा कि आपको देखने से ही लग रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यह लोड जो है यह पॉइंट लोड की तरह नहीं है, यह डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब कोई भी एक मेंबर लेते हैं हम, अगर बीम लेते हैं तो इस पे यह रिएक्शन आ गया, इसका सपोर्ट रिएक्शन, तो यह एक मान लीजिए मेरा बीम है, तो यह इस पे यूडीएल कैसा होगा, इस तरह का होगा। कभी कभी बुक में ये चीज़ आपको ऐसे भी दिया रहता है, आप लोग ध्यान दें, तो ये दोनों एक ही चीज़ होता है, इस तरह में दिया रहता है, इस तरह का। तो ये दोनों एक ही तरह की चीज़ है जिसका इंटेंसिटी मान लीजिए W किलो न्यूटन पर मीटर में होता है। अब ये W किलो न्यूटन पर मीटर में का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो इसकी इंटेंसिटी जो है ना वो पर मीटर में W किलो न्यूटन है। मतलब ये जो लोड की इंटेंसिटी है, मान लीजिए ये बीम जो है, इस बीम का अगर हम 1 मीटर लेंथ ले तो उस पर जो लोड लगेगा वो W किलो न्यूटन की लगेगी। तो यहाँ पे ये जो बीम की जो इंटेंसिटी है ना, हर जगह पे ये जो लोड की जो इंटेंसिटी है वो हर जगह पे W है, इस पोर्शन पे भी W है, इस पोर्शन पे भी W है, इस पोर्शन पे भी W है। तो इसलिए इस लोड को यूनिफॉर्मली बोला गया है, तो क्योंकि हमारा लोड वेरी नहीं कर रहा है इसलिए यह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैंने पिछला वाला मिटा दिया है, अपना टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से कुछ लिख के रखा है यहाँ पे। तो जैसा कि हम लोग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के बारे में बात कर रहे होंगे, तो यह कौन सा लोड है, ये यूडीएल लोड है। भाई साहब ये मेरा कौन सा लोड है, ये यूडीएल लोड है। तो पॉइंट लोड के केस में क्या था, मुझे जो है
W की इंटेंसिटी पता थी कि ये जो लोड है यह कितना किलो न्यूटन का है, W किलो न्यूटन का है, ठीक है। पर यूडीएल में हम लोड को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इसके आगे भी और भी बहुत तरह का लोड आएगा, तो उसे भी हमें कैलकुलेट करना होगा। तो आपको अगर लोड कैलकुलेट करने की बात आए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है W किलो न्यूटन का लोड जो है वो पर मीटर पे आ रहा है, मतलब पर मीटर पे कितना किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, W किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। तो अगर आपको इस तरह का लोड मिले, ठीक है, तो हमें लोड कैलकुलेट कैसे करना होगा, टोटल फोर्स जो होगा, टोटल जो फोर्स इस बॉडी पे आएगा, मतलब टोटल जो लोड इस बॉडी पे आएगा, तो जस्ट मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि ये जो लोडिंग क्राइटेरिया है, कि ये जो लोडिंग का जो शेप है वो किस तरह का है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो मेरा लोडिंग है यह रेक्टेंगल शेप का है। तो जस्ट मुझे इसका एरिया ले लेना है, मतलब टोटल लोड जो होगा वो एरिया ऑफ लोडिंग होगा। तो इस केस में तो मुझे पॉइंट लोड था, तो मुझे पता चल जा रहा था कि W किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। पर इस केस की बात करें तो क्या होगा, इस केस में मुझे इस लोडिंग कंडीशन की जो एरिया है ना उसे निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये रेक्टेंगल शेप का है, तो इसकी लेंथ जो है वो क्या है, L, और विड्थ जो है वो क्या है, W है। हर जगह पे W है, यहाँ पे W है, यहाँ पे W है, यहाँ पे W है, यहाँ पे W है। तो पर मीटर पे क्या है, W किलो न्यूटन की लोड लग रही है, तो W से आप मल्टीप्लाई कर दे, तो टोटल जो लोड आ जाएगी ना इस केस में, तो वो WL आ जाएगी। समझ में आ गया? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर बोलता हूँ कि अगर इस तरह का कंडीशन आए, इस तरह का लोडिंग कंडीशन आए, तो हमें टोटल लोड कैसे पता होगा, जस्ट मुझे देखना है कि हमारा लोड जो है वह किस शेप में है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारी जो लोडिंग कंडीशन है वह रेक्टेंगल शेप की आ रही है, तो मुझे जस्ट उसका एरिया को कैलकुलेट करना है। उसका जो एरिया होगा वही उस बीम पे टोटल लोड के बराबर होगा। तो मैंने क्या किया, देखा कि रेक्टेंगल शेप है तो L होती है इंटू B होती है, तो L इंटू B के जगह पे यहाँ W है, तो WL, ये टोटल लोड जो हो गया वो WL इस बीम पे एक्ट करेगा। समझ में आ गया? हमारा जो तीसरे नंबर पे आपको जो लोडिंग कंडीशन देखने को मिलेगी वह होती है UVL, जिसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अब ये कैसी होती है देखने में, मैं दिखाता हूं आपको। ये नॉर्मली इस तरह की होती है, ठीक है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा जो लोड है वो किसी और का शेप का है, यहाँ पे किसी और शेप का है, सॉरी, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो लोड है वो लोड वेरी कर रही है। पहले इतना लोड लग रहा था, फिर यहाँ पे इस पोर्शन पे इतना लग रहा है, 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 और फाइनली मेरा इस पोर्शन पे इतना लग रहा है। तो मान लीजिए कि मैं मानता हूँ कि इस पोर्शन पे जो मेरा लोड लग रहा है ना वो W है, और टोटल जो लेंथ है वो क्या है, L है। तो मैंने बताई थी कि इसकी लोड को कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर मुझे टोटल लोड कैलकुलेट करना है तो टोटल लोड जो है, टोटल लोड क्या हो जाएगी, मुझे इसका एरिया लेना पड़ेगा लोड कैलकुलेट करने के लिए। टोटल लोड कैलकुलेट करने के लिए इस शेप का एरिया लेना पड़ेगा। तो इस शेप में, ये कौन सा शेप है, ट्राइंगल शेप है, तो ट्राइंगल शेप की एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, मैं थोड़ा रब कर रहा हूँ यहाँ पे, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बेस कितना है, जो बेस है मेरा वो L है, और हाइट कितना है W, मतलब मैक्सिमम जो यहाँ पे लोड लग रहा है वो W किलो न्यूटन पर मीटर का लग रहा है। ठीक है, तो इस केस में टोटल लोड कितना हो जाएगा, टोटल लोड कितना हो जाएगा, WL/2। तो आई होप आप लोगों को यह बातें समझ में आ रही होंगी कि हम लोग टोटल लोड को कैलकुलेट कैसे करते हैं डिफरेंट लोडिंग कंडीशन के हिसाब से। अच्छा होगा कि आप लोग अपना नोट्स खुद ही बनाएं, क्योंकि मैं कुछ नोट्स प्रोवाइड नहीं करूंगा। आप लोग, मैं जो पढ़ा रहा हूं उसे साथ साथ आप लोग नोट्स करते रहें। उम्मीद है कि आपको फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप
मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं तो, क्योंकि मैं धीरे धीरे करके और भी आगे और भी बहुत सारे चैप्टर और बहुत सारे सब्जेक्ट जो कि सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड होंगी उसकी वीडियो को डालूंगा। फिलहाल तो मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट किया है, तो अभी यह चलेगा। यूवीएल का लोड होता है ना, वो कभी ऐसा भी मिलेगा आपको, इस तरह का भी मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए ओके, मैं काम करता हूँ, इस तरह बना लिया मैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मेरा लोड इस तरह का है, इस तरह से वैरी कर रहा है। यहाँ पे तो ट्रायंगुलर था, इस जगह पे तो ट्रायंगुलर था, इस जगह पे आप देख रहे हैं किस शेप का है, ट्रैपेजियम शेप का है, ठीक है। यहाँ पे कुछ और इंटेंसिटी है, यहाँ पे कुछ और इंटेंसिटी है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे W है, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए 2W है, 2W है। तो इस केस में, और ये जो टोटल लेंथ है ये कितना है, L। तो इस केस में हम टोटल लोड कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर मुझे टोटल लोड कैलकुलेट करना है तो आप देख पा रहे होंगे कि ये ट्रैपेजियम है, तो आप इसे हाफ हाफ करके डिस्ट्रीब्यूट कर ले इस तरह। तो ये टोटल जो यहाँ से यहाँ तक इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, W। तो ये टोटल 2W है अगर, तो मेरा ये कितना हो जाएगा, W हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल 2W है, इतना W है, तो ये कितना होगा, ये भी तो W ही होगा। तो W + W 2W टोटल इंटेंसिटी हो गया। अब ये जो नीचे वाला पोर्शन है, मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूँ अगर ABCDE, तो मुझे अगर टोटल लोड निकालना होगा, टोटल लोड की हम बात करें तो क्या होगा, एरिया ऑफ DECB प्लस एरिया ऑफ ACE, ठीक है, ये करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ DCE क्या है, ये देख रहे हैं आप, रेक्टेंगल शेप का है, तो रेक्टेंगल के लिए मुझे क्या है, L × B चाहिए। तो L कितना है, लेंथ L है, और B कितना है, W, प्लस एरिया ऑफ ACE। एरिया ऑफ ACE क्या है, ये एक ट्राइंगल है, आप देख पा रहे होंगे ACE एक ट्राइंगल है जिसका हाइट कितना है, W, और लेंथ कितना है, L। तो हाफ इंटू L इंटू W, तो ये टोटल आपका WL प्लस WL/2। तो इसे आप जब कैलकुलेट करेंगे तो 3WL/2। ये टोटल लोडिंग, ये टोटल जो इस बीम पे, इस तरह का अगर कोई बीम का लोडिंग कंडीशन आएगा तो टोटल लोड जो होगा वो 3WL/2 के बराबर होगा। समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे की बात करें तो कभी कभी हमारा जो लोड है वह मोमेंट के शक्ल में भी हमें मिलता है। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एक एक्सटर्नल मोमेंट लिखा है और एक कपल लिखा है। तो आपको पता होगा, कपल आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ इस तरह का होता है। मान लीजिए कि ये मेरा लोड है P, और यहाँ से कोई डिस्टेंस है, मान लीजिए ये पॉइंट है, यहाँ से L/2 और इस पोर्शन से L/2, और ये भी जो P है। तो कपल क्या होता है, मेरा जो दो लोड है इसका किस डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज जा रहा है और ये भी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो अगर इस तरह का कोई लोड लगता है ना तो उसे कपल बोलते हैं, कि दो लोड एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है, और उसकी जो लेंथ है वो L/2 है यहाँ पे। तो अगर ये दो ऑपोजिट लोड इस तरह से लग रहा होता है जिसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाए तो उसे कपल बोलते हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे बीम पे आपको नॉर्मल लोडिंग कंडीशन जो मैंने बताया, UDL या UVL, वो सब नहीं रह के इस फॉर्म में भी रह सकता है बीम में। मान लीजिए आपको इस तरह का भी देखने को मिल सकता है लोडिंग कंडीशन। या फिर एक्सटर्नल मोमेंट की बात करें तो ब्रैकेट सेक्शन पे जिस तरह का लोड लगता है, जैसे मान लीजिए कि ये मेरा P लोड है और यहाँ से इसकी डिस्टेंस जो है वो L है, ये कोई बीम है, ठीक है, जिस पे रिएक्शन है, दो सपोर्ट रिएक्शन है। तो इस तरह के सेक्शंस आपको जो है ना वो स्टील सेक्शन में देखने को मिलेंगे, जिसे ब्रैकेट सेक्शन बोलते हैं। जब आप स्टील पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा इस तरह का सेक्शन। स्टील स्ट्रक्चर एक सब्जेक्ट है जो आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे। अगर आप डिप्लोमा में हैं तो मे बी 3rd ईयर में आप पढ़ेंगे, और आप बीटेक में हैं तो 3rd ईयर या फाइनल ईयर में पढ़ सकते हैं। तो ये जो ब्रैकेट सेक्शन है, तो इस केस में हम लोग कैसे लोड कैलकुलेट करेंगे टोटल? तो इस केस में जो है ना हमें मोमेंट कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। इस केस में हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, मोमेंट कैलकुलेट करना पड़ता है। तो जैसे मैं अगर इसे बनाऊं नॉर्मली 3D में तो कैसे बनेगा, ये मेरा बीम है, ठीक है, और
यहाँ पे इस तरह से कोई लोड है और ये डिस्टेंस L/2 है। इस तरह का सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए, थोड़ा मैं इसे करेक्ट कर लूँ, ये ऐसा होता है। इस तरह का सेक्शन, तो ये टोटल यहाँ पे P लगेगा और यहाँ पे L आ गया टोटल डिस्टेंस। तो इस तरह का सेक्शन जो होता है वो ब्रैकेट सेक्शन होता है। तो इस केस में, इस तरह के केस में हमें क्या करना पड़ता है, मोमेंट कैलकुलेट करना पड़ता है। मोमेंट की शक्ल में आपको देखने को मिलेगा बीम में। तो यहाँ पे कैसे मोमेंट कैलकुलेट होगा, तो पहले आप लोग मोमेंट कैलकुलेट करने का नॉर्मल फॉर्मूला देख लें। क्या होता है, हमारी जो लोड दी हुई रहती है वो इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये करने से मेरा मोमेंट मुझे मिल जाता है। तो इस केस की अगर बात करें तो यहाँ पे लोड क्या है, मेरा P है और इसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा मिल रहा है, ये जो L है। अगर ये P की बात करूँ तो ये P के क्रॉसपोंडिंग जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो L है। तो मेरा जो मोमेंट होगा टोटल वो हो जाएगा PL। तो ये किस शक्ल में होगा, अगर बीम की बात करें तो ये मान लीजिए मेरा सपोर्ट रिएक्शन है। तो अगर इस पॉइंट पे मेरा जो मूवमेंट होगा ये किस डायरेक्शन में, अगर ये ऐसे घूमेगा, इस तरह से लोड जो है वो डिस्टेंस से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस केस में मतलब किस डायरेक्शन में ये घूम रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो मेरा मूवमेंट जो होगा वो PL इस तरह से आएगा। और हाँ, ये जो लोड है, ये हॉरिजॉन्टल लोड है, ये बीम पे इस तरह से ट्रांसफर्ड हो जाता है, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे किस तरह का देखने को मिलेगा, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा PL और ये जो लोड है वो P इस तरह से देखने को मिलेगा। चूँकि आगे हम लोग एक टॉपिक को बात करेंगे BMD और SFD, अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग जब भी बुक वगैरह में देखते होंगे तो इस तरह के कंडीशन में मुझे सिर्फ बुक में ये मोमेंट ही देखने को मिलता है PL मैग्नीट्यूड का, मगर ये जो P है वह देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मैं बता दूंगा आगे चल के कि अभी आप लोग जान लें कि हम लोग जब भी शेयर फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो वह जो है हमारा ट्रांसवर्स लोड के कारण होता है। अब ट्रांसवर्स लोड क्या होता है, ऐसा लोड जो परपेंडिकुलर लगे हमारे बीम पे। हमारा जो बीम है उसके अगर परपेंडिकुलर कोई लोड लगता है तो उसको ट्रांसवर्स लोड बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है ये जो लोड है ये हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा है जो कि, तो इसलिए इस केस में जब भी हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम बनाते हैं तो इस फोर्स को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि यह परपेंडिकुलर या वर्टिकल लोड नहीं है, ये हॉरिजॉन्टली है। हाँ, अगर हम लोग थ्रस्ट डायग्राम बनाएंगे आगे चल के, वह बहुत ही आगे का टॉपिक है, तो थ्रस्ट डायग्राम में इस लोड को कैलकुलेट करना पड़ेगा। मगर हम लोग SFD में इस लोड को कैलकुलेट नहीं करते हैं, क्योंकि SFD में हम लोग वर्टिकल लोड को कैलकुलेट करते हैं। वर्टिकल लोड के कारण SFD मेरा बनता है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लोड है, इसलिए आप लोग को बुक में इस तरह का ये नेग्लेक्ट किया हुआ रहता है या बुक में नहीं दिया हुआ रहता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इस केस की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, ये L/2 है और ये L/2 है। तो इस केस में मेरा टोटल मोमेंट क्या आ जाएगा, ये P, ठीक है। इस बीम को मैं इस तरह से अगर बना लेता हूँ, ये P, इसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना मिल रहा है L/2, ठीक है, प्लस ये P के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट के लिए P इंटू L/2। तो टोटल मेरा लोड कितना हो जाएगा PL/2 प्लस PL/2 माने PL। तो टोटल जो मोमेंट इस डायरेक्शन में इस पॉइंट पे लगेंगे तो वो PL होगा। और ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो इस जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि SFD डायग्राम में हम लोग ये हॉरिजॉन्टल फोर्स को नेग्लेक्ट करके चलते हैं, क्योंकि वर्टिकल फोर्स जितने भी होते हैं उसके लिए हमें जो ट्रांसवर्स लोड होते हैं उसके लिए हमें SFD डायग्राम बनाना पड़ता है। तो आप लोग बुक में ये लोड देखने को आप लोगों को नहीं मिलेगा, वो लोग देते ही नहीं है। समझ में आया। हाँ, जब हम लोग थ्रस्ट डायग्राम बनाएंगे तो ये लोड हम लोगों को इंक्लूड करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। तो इस केस में मोमेंट कितना आ गया PL। तो इस केस की अगर मैं डायग्राम बनाऊं बीम की तो कैसा बनेगा, यहाँ पे ये लोड है PL
ए बी मान लीजिए ये ए, ये बी, सी, तो यहाँ पे ये सी पॉइंट है, यहाँ पे पी एल बनेंगे। तो जितने भी लोडिंग कंडीशन थे जो आप लोगों को इस सब्जेक्ट में इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे, मैंने सारा लोडिंग कंडीशन बता दिया। अब आगे हम लोग मे बी हो सकता है एसएफडी को स्टार्ट करें या फिर आगे हम लोग सपोर्ट को डिस्कस करेंगे। मे बी सपोर्ट को भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट जानना बहुत ज़रूरी है कि कितने तरह के बीम, कोई भी जो बीम हम लोग पढ़ते हैं या मेंबर में कितने तरह के सपोर्ट आ सकते हैं, वह जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। मे बी हम लोग नेक्स्ट डे सपोर्ट को पढ़ेंगे। थैंक यू।